हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपन ने अपना लेक्चर नंबर 144 तक देख लिया था। अब अपन अपना इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 145 स्टार्ट करेंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में जहां तक मुझे याद है मैंने आपको शीट के क्वेश्चन डिस्कस कराए थे, जिसमें अपन ने बेटा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, सेक्शन ए, सेक्शन बी सभी के कंबाइंड क्वेश्चन देखे थे। राइट बेटा? तो आज बेटा अपन कुछ नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे। इसमें बेटा अपने पास एक दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जिनकी अपन ने बात की थी। जैसे अपन बात कर रहे हैं गैसों का द्रवीकरण हुआ, एक बेटा अपना संपीड्यता गुणांक हुआ और कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं हुई। तो उसी को लेके अपन अपना चैप्टर अब खत्म करने की ओर जा रहे हैं। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस में और आपको जितने भी टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उन सब में कॉमन और करवाऊंगा, जिसमें क्वेश्चंस आपसे बेटा अच्छे से हो सके। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आपसे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उसी को लेके बेटा अपन अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का बेटा अपना टॉपिक है गैसों का द्रवीकरण। इसकी बात करेंगे, गैसों का द्रवीकरण कैसे किया जा सकता है, किस किस पैरामीटर को लेके हम गैसों के द्रवीकरण को कर सकते हैं। देखते हैं बेटा। तो आज का अपना टॉपिक गैसों का द्रवीकरण। बेटा इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कि गैसों का द्रवीकरण कैसे किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा? तो बेटा इसके लिए हमारे पास जो मेन दो पैरामीटर हैं जिससे हम गैसों का द्रवीकरण कर सकते हैं वो है हमारे पास दाब और ताप। तो बेटा अपन इन दोनों से रिलेटेड बात करें कि दाब और ताप को आधार मान के गैसों को किस तरीके से द्रवीकृत कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा मेनली दो फैक्टर होते हैं जिससे हम गैसों का द्रवीकरण कर सकते हैं। तो बेटा अपन ने इसमें बोला, देखो फर्स्ट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे बेटा। मुख्यतः दो प्रकार से गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है। बेटा कौन कौन से दो फैक्टर हैं देखिएगा। मेन अपने पास फर्स्ट आएगा बेटा ताप में कमी। दाब और ताप दो आधार होते हैं। अब इसमें किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, या दोनों को घटाना है या दोनों को बढ़ाना है, इस आधार पे अपन पूरे चैप्टर में चल रहे हैं। जैसे आप लोगों को याद हो तो हमने आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर देखा था। वहां पे मैंने बात की थी कि वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति कब व्यवहार करती है, तो उसके मेन दो प्रकार थे, उच्च ताप तथा निम्न दाब। याद आ गया होगा। उच्च ताप और निम्न दाब पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती है। याद आ गया? तो उन्हीं दो आधारों को अपन यहाँ भी यूज कर रहे हैं और यहाँ देखते हैं किस प्रकार चेंज करके हम इसमें गैसों का द्रवीकरण कर सकते हैं। तो गैसों का द्रवीकरण करने के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला ताप में कमी और दूसरा होगा बेटा दाब में वृद्धि। तो बेटा इन दोनों फैक्टर्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नोट लगा के लाइन लिखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। क्या बोलती है नोट की लाइन? देखिएगा बेटा, मैंने बोला ताप में कमी और दाब में वृद्धि दोनों की सहायता से गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि दोनों में कौन सा प्रभावी तरीका है, ताप में कमी करके प्रभावी है या दाब में वृद्धि करके प्रभावी? दोनों में कोई एक तरीका प्रभावी होगा। तो देखिएगा बेटा हमने क्या बोला, ताप में कमी अपेक्षाकृत रूप से गैसों के द्रवीकरण के लिए अधिक प्रभावी है। गैसों का द्रवीकरण दोनों तरीकों से हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, लेकिन इन दोनों में इफेक्टिव कौन है? फर्स्ट वाला। ताप में कमी दाब में वृद्धि की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। क्यों होती है इसकी अभी अपन बात करेंगे। तो मैंने लिखा ताप में कमी दाब में वृद्धि की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। देखिएगा बेटा क्या बोला, ताप में कमी दाब में वृद्धि की तुलना में
अधिक प्रभावी होती है। अब बेटा ये क्यों होती है, इन दोनों तरीकों से हम गैसों का द्रवीकरण किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी बात करते हैं। बेटा गैसों के द्रवीकरण का मतलब क्या है, आपको याद हो तो इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था ठोस मतलब जिसमें अवयवी कण बहुत पास पास हो, द्रव जिसमें अवयवी कण थोड़े दूर दूर हो, गैस जिसमें अवयवी कण बहुत दूर दूर हो। समझ में आ गई बात, मतलब द्रव अवस्था क्या होती है, ठोस और गैस अवस्था के मध्य वाली अवस्था होती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या बात बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमें इस टॉपिक का मतलब क्या करना है, हमें जो गैस के अवयवी कण दूर दूर हैं, अब ऐसा तो है हो नहीं सकता है कि गैस को आप पानी में बदल दो द्रवीकरण हो गया सर। तो बेटा ये टॉपिक का मतलब समझो क्या है गैसों का द्रवीकरण, इसका मतलब है कि गैसों के अवयवी कणों के मध्य दूरी हम इस प्रकार घटा देते हैं कि यह दूरी द्रव के अवयवी कणों के जितनी हो जाए या लगभग उनके बराबर हो जाए। मतलब क्या, अब दोबारा सुनना, ठोस में अवयवी कण बिल्कुल पास, द्रव में अवयवी कण थोड़े दूर दूर, गैस में अवयवी कण और भी दूर दूर। तो जो गैस के अवयवी कण दूर दूर है इनको मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन अवयवी कणों के बीच की दूरी घटते घटते द्रव के बराबर आ जाए। यदि कणों के मध्य की दूरी घटते घटते द्रवों के अवयवी कणों के जितनी हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि हमारी गैसीय अवस्था किसमें चेंज हो गई है, द्रव अवस्था में चेंज हो गई है। कैसे हो गई है, क्योंकि अब गैस के कणों के मध्य दूरी उतनी ही है जितनी द्रव के कणों के मध्य होती है। तो गैसों के द्रवीकरण का मतलब गैस के अवयवी कणों के मध्य दूरी अर्थात अंतरावकाश को कम करना। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये नहीं है कि गैस को हम सर द्रव में बदल देंगे, कोई जादू नहीं चल रहा कि सर जैसे ये गैस है इसको अपन ने पानी में बदल दिया तो गैसों का द्रवीकरण हो गया। तो बेटा ये चीजें इतनी संभव नहीं होती है। हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, उनके मध्य की जो दूरी है हम उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो बेटा अब अपन दोनों फैक्टर देखेंगे, ताप में कमी करके भी किया जा सकता है और दाब में वृद्धि करके भी किया जा सकता है। दोनों को पहले मैं लिखवा रहा हूं और उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा कि दोनों से कैसे होगा। तो देखिएगा बेटा, इसमें फर्स्ट अपन ने बात की ताप में कमी। तो बेटा आपको पता है ताप और आपका गतिज ऊर्जा समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप गर्म करोगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, मतलब अणु तेजी से गति करने लगेंगे। ये हमारे को फिजिक्स बताती है कि ताप बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, या हम कहें कि ताप और गतिज ऊर्जा आपस में एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती है। समझ में आ गई है क्या बात बेटा। तो बेटा हो क्या रहा है एक बार देखिएगा, ताप में कमी करने से अणुओं की गतिज ऊर्जा भी घटने लगती है। ताप में कमी करने से अणुओं की गतिज ऊर्जा भी घटने लगती है, जिससे गैस के अणु एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। बेटा गैस के अणु एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, अर्थात उनके मध्य अंतरावकाश, बेटा अंतरावकाश को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड्स, और ये मैंने आपको बताया था। अंतरावकाश या वॉइड्स का मतलब अवयवी कणों के मध्य जो गैप होता है उसे अंतरावकाश या वॉइड्स कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, ताप में कमी करने से अणुओं की गतिज ऊर्जा भी घटने लगती है। गतिज ऊर्जा घटेगी तो अणु एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, नजदीक आने लगेंगे तो उनके मध्य जो अंतरावकाश है, अर्थात उनके मध्य अंतरावकाश 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी कम होने लगता है, अर्थात गैसों का द्रवीकरण
प्रारंभ हो जाता है। बेटा गैप कम होने लगेगा। ये गैप कितना बोला हमने? 10 की घात -5 सेंटीमीटर। तो सर ये आंकड़ा कहां से आया? बेटा हम ये मानते हैं कि द्रव के कणों के बीच में जो दूरी होती है या अंतरावकाश का मान होता है वो लगभग 10 की घात -5 सेंटीमीटर होता है। समझ में आ गई बात? तो जब गैस के अणुओं के मध्य अंतरावकाश जो पहले बहुत ज्यादा था, हमने ताप में कमी की तो गतिज ऊर्जा घट गई। तो बेटा अंतरावकाश का मान घटते घटते 10 की घात -5 सेंटीमीटर से भी लगभग कम होने लगा। तो हमने क्या बोला कि इसका मतलब गैसों का द्रवीकरण होने लग गया, अर्थात गैसों के कणों के मध्य दूरी अब द्रव के कणों के मध्य दूरी के लगभग बराबर रह गई। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से बेटा हमने ताप में कमी करके गैसों का द्रवीकरण किया। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे, आगे देखते हैं बेटा। सेकंड हमने बोला दाब में वृद्धि करके। तो सेकंड फैक्टर की बात करते हैं कि दाब में वृद्धि करके गैसों का द्रवीकरण कैसे किया जा सकता है। तो बेटा दोनों में प्रभावी कौन है? तो आपको पता लग गया सर, ताप में कमी दाब में वृद्धि की तुलना में अधिक प्रभावी है। मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट बोला जाए कि सर दोनों फैक्टरों में हमसे कोई पूछे कि अच्छा फैक्टर कौन सा है या प्रभावी फैक्टर कौन सा है, तो पहले नंबर का फैक्टर अर्थात ताप में कमी अधिक प्रभावी फैक्टर है। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे, तो आगे देखते हैं। अब दाब में वृद्धि करके भी बेटा गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं बेटा? आपको याद हो तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको जब चैप्टर के स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 136 में आपको मैंने एक चीज बताई थी, संपीड़न, कि गैसों में संपीड्यता का गुण होता है, अर्थात दाब में वृद्धि करके आयतन को घटाया जा सकता है। याद आ गया? तो बेटा वैसा ही हमारे पास एक गैस का गुब्बारा है। उस गुब्बारे में बेटा मान लीजिए अभी गैस के 100 अणु हैं, ठीक है। अब मैंने बेटा उसके ऊपर दाब लगाया, तो जैसे ही मैंने गुब्बारे के ऊपर दाब लगाया तो बेटा दाब एक निश्चित सीमा तक लगना चाहिए। आपने बहुत ज्यादा दाब लगा दिया तो गुब्बारा फूट जाएगा। समझ में आ गई बात? तो बहुत ज्यादा दाब नहीं लगाना, हमने एक लिमिट तक गैस के गुब्बारे पर दाब लगाया। तो दाब लगाने से क्या होगा बेटा? जो उसका पहले आयतन था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस गुण को बोला जाता है संपीड्यता। तो अब सर गैस का आयतन कम हो गया, इसका मतलब जो गुब्बारे की जगह थी वो कम हो गई। तो अणु तो पहले भी 100 थे और अणु आज भी 100 है। तो फर्क क्या आया कि जो अणु पहले दूर दूर थे, अब जगह घटने से वो अणु थोड़ा पास पास आ गए। थोड़ा पास पास आ गए अर्थात क्या हुआ? गैस के अणुओं के मध्य दूरी अर्थात जिसे अंतरावकाश बोला, उसका मान घट गया। और हम चाहते भी क्या थे? गैस के अणुओं के मध्य अंतरावकाश को घटाना चाहते थे, जिससे गैसों का द्रवीकरण हो जाए, अर्थात गैस के अणुओं के मध्य दूरी द्रव के अणुओं के मध्य दूरी की तुलना में लगभग बराबर हो। समझ में आ गई बात? अब आप बोलोगे कि सर दोनों में से ही द्रवीकरण हुआ, दोनों से ही हमने अंतरावकाश का मान घटाया, तो आपने ताप वाला ज्यादा अच्छा क्यों बताया? बेटा ताप में आपने कमी की तो गतिज ऊर्जा घट गई, वो चीज समझ में आती है। आप थोड़ा कम भी कर दोगे ताप तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दाब में वृद्धि करनी है। आपने दाब में वृद्धि इतनी करनी है, थोड़ी सी भी ज्यादा कर दी तो हमारा गैस का गुब्बारा फूट जाएगा। इसका मतलब हमारा जो गैसीय तंत्र है वो ही नष्ट हो सकता है। इसलिए हम बेटा क्या बोलते हैं कि ताप में कमी दाब में वृद्धि की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो बेटा मैंने क्या बोला? दाब में वृद्धि। तो देखिएगा क्या बोला मैंने, दाब में वृद्धि करके भी गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है, अर्थात एक निश्चित सीमा तक दाब में वृद्धि करने से एक निश्चित सीमा तक, निश्चित सीमा क्यों बोला? यदि आपने ज्यादा दाब में वृद्धि कर दी तो गैसीय तंत्र खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। एक निश्चित सीमा तक
दाब में वृद्धि करने से, दाब में वृद्धि करना कौन सा गुण होता है? देखिएगा इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूं जिससे याद रहे, संपीड्यता गुण। एक निश्चित सीमा तक दाब में वृद्धि करने से आयतन घट जाता है, जिससे गैसीय अणु एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। अर्थात अंतरावकाश, अंतरावकाश का मतलब आपको समझ में आ गया है, गैस के अणुओं के मध्य दूरी अर्थात अंतरावकाश घटने लगता है। और बेटा अंतरावकाश घटने लगेगा अर्थात गैसों का द्रवीकरण स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए बेटा मैंने क्या बोला, दाब में वृद्धि करके भी गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है, अर्थात एक निश्चित सीमा तक दाब में वृद्धि करने से, इस गुण को क्या बोलते हैं? संपीड्यता गुण। आयतन घट जाता है जिससे गैसीय अणु एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, अर्थात अंतरावकाश का मान क्या होने लगता है? कम होने लगता है, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा? गैसों का द्रवीकरण प्रारंभ हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपको दो तरीके बताए गैसों के द्रवीकरण के, ताप में कमी और दाब में वृद्धि। दोनों ही तरीकों से बेटा हम क्या कर सकते हैं? गैसों का द्रवीकरण कर सकते हैं। दोनों में प्रभावी तरीका कौन सा है? ताप में कमी। क्यों? दाब में वृद्धि इसलिए प्रभावी नहीं है क्योंकि आपने यदि एक जो निश्चित सीमा है उससे हल्का सा भी ज्यादा दाब कम कर दिया तो बेटा हमारा गैसीय तंत्र क्या है? हमारा गैसीय तंत्र नष्ट हो जाएगा, अर्थात गैस के अणु ही बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल गए तो फिर वो फिर से दूर दूर हो जाएंगे, अर्थात गैसों का द्रवीकरण नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे। तो दोनों तरीके आपको बता दिए। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला? ताप में कमी दाब में वृद्धि की तुलना में अधिक प्रभावी है। कोई आपसे पूछे कि हमारा गैसों के द्रवीकरण का मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट है जो गैसों के कण हैं, गैसों के अवयवीय अणु हैं, उनके बीच में दूरी कम करना, अर्थात अंतरावकाश का मान कम करना। वो आप किसी भी तरीके से कर लो तो हम बोल देंगे गैसों का द्रवीकरण हो गया। और वो गैसों के अणुओं के मध्य अंतरावकाश या दूरी को कम करने के दो ही उपाय हैं, एक ताप में कमी और एक दाब में वृद्धि। बोलो समझ में आती है बात बेटा? तो ये दो तरीके से हमने क्या किया है? गैसों का द्रवीकरण किया है। बेटा अब इस गैसों के द्रवीकरण के लिए आपके एनसीईआरटी में एक वक्र दे रखा है जिसे CO2 का दाब आयतन वक्र बोलते हैं। कि सर ये वक्र हमें याद करना है क्या? बेटा याद नहीं करना है, ये एक वक्र आपको CO2 का बताया है, इसमें अलग अलग पॉइंट बताए हैं जिसे क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन बोला है, उस चीज की अपन बात करेंगे। तो उस ग्राफ को मैं बना रहा हूं, आप उसको देखने की कोशिश करना कि किस तरीके से अपन ने इस ग्राफ को बनाया है। समझ में आती है बात? एक बार ये नोट कर लो, फिर अपन बेटा आगे की बात करते हैं। ग्राफ करूं बेटा? इसको समझ में आया? इजी सा टॉपिक है, मैंने आपको मेन मुद्दा समझा दिया। क्या मुद्दा है? तो बेटा अब अपन ग्राफ की बात करते हैं, किस तरीके से गैसों के द्रवीकरण को हम कर सकते हैं। तो बेटा ये जो ग्राफ बन रहा है वो किस किस के बीच में बनेगा? CO2 गैस के लिए बना रहे हैं दाब आयतन वक्र। आप बोलोगे सर CO2 गैस का ही क्यों बना रहे हैं? बेटा अलग अलग गैस का जो द्रवीकरण किया जाता है वो अलग अलग ताप और दाब पे किया जाता है, तो सबका फिक्स होता है, लेकिन मेन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रहता है वो CO2 गैस का रहता है, इसलिए अपन इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा?
तो देखते हैं, देखिए ग्राफ। बेटा इधर तो मान लेते हैं दाब, और बेटा इधर मान लेते हैं आयतन। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को देखते हैं, देखें। ग्राफ थोड़ा ध्यान से बनाएंगे बेटा, जैसा आपके एनसीईआरटी में दिया है वैसा बना रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर कैसे बनेगा, और ऐसा भी नहीं है डायरेक्ट पूछा जाता है। बेटा सिंपल आपका CO2 का बताया है, तो उसी के लिए अपन बेटा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास वक्र है, जिसे हमने क्या बोला है, CO2 गैस के लिए दाब आयतन वक्र। बेटा इसमें थोड़ा सा ये चेंज करेंगे। डन बेटा, ये हमारे पास है बेटा आपका CO2 गैस का दाब आयतन वक्र। बेटा ये ताप थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा इसका मैटर नहीं है। मैं आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या है ये बेटा, हम CO2 गैस की बात कर रहे हैं कि उसे किस ताप पे द्रवीकृत किया जा सकता है। तो हमारा जो टॉपिक है गैसों का द्रवीकरण, उससे हम इसे कैसे समझा सकते हैं। बेटा y अक्ष पे मैंने दाब को रखा है, दाब को बोला है ये P अक्ष, जिसे अपन ने y अक्ष बोला है। ये x अक्ष जो है बेटा हमारा, वो आयतन को बता रहा है। बेटा हमने ये बोला इस ग्राफ के मैं 3 हिस्से कर देता हूं। एक तो हमारा ये वाला है जहां CO2 गैस है, एक हमारा लूप का ये बीच वाला हिस्सा है जिसे हमने द्रव गैस सामने बोला, जिसमें गैस और द्रव दोनों की दर बराबर हो जाएगी। ये वाला हिस्सा है जहां पे गैस का द्रवीकरण होगा। समझ में आ गई बात। अलग अलग ताप की कंडीशन ली कि जब 13.1 डिग्री सेल्सियस ताप था, जब 21.5 डिग्री सेल्सियस ताप था, जब 31.3 डिग्री सेल्सियस ताप था, जब 31.5 डिग्री सेल्सियस ताप था, और जब 40 डिग्री सेल्सियस ताप था, तो किस तरीके से CO2 का व्यवहार बदला है उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा हर गैस के लिए एक फिक्स ताप होता है, एक फिक्स दाब होता है, और एक फिक्स आयतन होता है जिसपे गैस का द्रवीकरण होता है। तो वह निश्चित बिंदु, वह निश्चित ताप, वह निश्चित दाब और वह निश्चित आयतन जिसपे गैस का द्रवीकरण होता है, उसे क्रांतिक परिस्थितियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक परिस्थितियां, जिसकी अभी मैं आपको परिभाषा लिखवाऊंगा। तो क्रांतिक परिस्थितियों पे ताप, अर्थात जिस बिंदु पे गैस का द्रवीकरण हुआ है उस निश्चित बिंदु पे ताप को बोला जाता है TC, क्रिटिकल टेम्परेचर, और हिंदी में बोले तो क्रांतिक ताप। क्रिटिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रांतिक। वह निश्चित बिंदु
जिस पर गैस का द्रवीकरण होता है उस पे दाब को बोला जाता है क्रांतिक दाब। वह निश्चित बिंदु जिस पर गैस का आयतन निकाला जाता है, जिस पे गैस का द्रवीकरण होता है, उस निश्चित बिंदु पे आयतन को बोला जाता है क्रांतिक आयतन। क्रांतिक के लिए क्रिटिकल नाम यूज करते हैं, तो क्रांतिक आयतन बोले तो क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रांतिक ताप बोले तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक दाब बोले तो क्रिटिकल प्रेशर। समझ में आ गई बात बेटा? दो तरीके से किसी भी गैस का द्रवीकरण किया जा सकता है। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका हम बोलते हैं बेटा क्या, कि ताप में कमी कर दो या दाब में वृद्धि कर दो। तो बेटा उन्हीं दोनों चीजों को बताया गया है कि यहाँ पे दाब 0 है, जैसे जैसे दाब में वृद्धि कर रहे हैं, पहले जब दाब 0 था तब हमारी गैस अवस्था थी, जैसे जैसे दाब में वृद्धि की तो गैसों के अणुओं के मध्य दूरी कम हुई, द्रव गैस सामने आया, और दाब में वृद्धि की तो वह फिक्स पॉइंट जिसपे गैसों का द्रवीकरण हुआ, अर्थात अब CO2 गैस हमारी द्रव में बदल गई, उस फिक्स पॉइंट को क्रांतिक दाब बोल दिया जाएगा। ताप के लिए क्रांतिक ताप, और आयतन की जब बात की जाएगी तो वह निश्चित बिंदु जिस पे गैस का द्रवीकरण हो गया है उस निश्चित बिंदु को क्रांतिक आयतन बोल दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास इस प्रकार से CO2 गैस का दाब आयतन वक्र देखा, और कोई आपसे पूछे CO2 गैस का दाब आयतन वक्र जिसमें गैसों का द्रवीकरण हुआ है, अर्थात CO2 गैस का द्रवीकरण हुआ है, तो उसमें ताप कितना रहता है? तो आप याद रखें CO2 गैस 31.3 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीकृत होने लगती है। अर्थात CO2 गैस के लिए वह ताप जिस पर गैस का द्रवीकरण हो जाता है वह 31.3 डिग्री सेल्सियस है, जिसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। अर्थात CO2 गैस के लिए TC का मान 31.3 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे सर दाब को तो आपने बता दिया, ताप तो आया ही नहीं है। बेटा वक्र का हमेशा दो चीजों के बीच में बनता है, या तो दाब आयतन, या आयतन ताप, या दाब ताप। तो किसी भी दो चीजों के बीच में आप ताप जो वक्र बनाओगे तो उससे हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ किस अनुसार बनेगा। समझ में आती है बात बेटा? चलो आगे, पक्की बात, क्लियर है इतना? तो इस तरीके से बेटा हमने गैसों का द्रवीकरण किया कि किसके अकॉर्डिंगली गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है। तो यहां से हमारे पास कुछ नई नई चीजें आई। एक वर्ड आया द्रवीकरण, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द्रवीकरण वान डेर वाल नियतांक A और B पे कैसे निर्भर कर रहा है। समझ में आ गई बात? आकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो बेटा आपको एक चीज समझ में आ गई है, गैसों का द्रवीकरण मतलब गैसों के अणुओं के मध्य दूरी कम की जा रही है। तो बेटा दूरी कम होगी, इसका मतलब आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण जब दो चीजों के बीच में बढ़ता है तो पास पास आते हैं तो दूरी कम हो गई। इसका मतलब उन गैसों का द्रवीकरण ज्यादा होगा जिनमें अणुओं के मध्य आकर्षण हो, क्योंकि यदि अणुओं के मध्य आकर्षण होगा तो अणु एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और नजदीक आने का मतलब उनके बीच का अंतरावकाश घट रहा है, इसका मतलब उनका द्रवीकरण स्टार्ट हो गया है। बोलो समझ में आती है बात बेटा? तो इस तरीके से हम गैसों के द्रवीकरण की बात कर सकते हैं। चलूं आगे बेटा, तो अब इसको मैं रफ करता हूं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी बात करता हूं। उसके बाद अपन परिभाषाओं की बात करेंगे, जिसमें हम क्रांतिक ताप की बात करेंगे, क्रांतिक दाब की बात करेंगे, क्रांतिक आयतन की बात करेंगे कि इस आधार पे हम इनको कैसे चेक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? रफ करूं इसको? तो एक बार इसको रफ कर रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं। तो देखिएगा बेटा, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक हमने गैसों के द्रवीकरण के आधार पे देखे, नोट लगा के बता रहा हूं। और बेटा इन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये मैं आपको अभी स्टेज में कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, तो वहां से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात बेटा? एक तो याद रखें जो हमारे पास वान डेर वाल नियतांक होते हैं, वान डेर वाल नियतांक दोनों की बात कर रहा हूं, A व B। तो बेटा ये जो दोनों होते हैं ये क्वथनांक के समानुपाती होते हैं, बीपी के समानुपाती होते हैं। बीपी बोले तो बेटा क्वथनांक, क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो आपका ये जो वान डेर वाल नियतांक होते हैं A और B,
ये दोनों क्या होते हैं, बीपी बॉइलिंग पॉइंट के समानुपाती होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आती है बात बेटा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोला जा रहा है बेटा, जो आपका वंडरवाल नियतांक होता है ए समानुपाती होता है किसके, गैसों के द्रवीकरण के। जो आपका वंडरवाल नियतांक होता है ए, वो किसके समानुपाती होता है, गैसों के द्रवीकरण के। गैसों के द्रवीकरण के समानुपाती है, मतलब ए का मान बढ़ेगा तो गैसों का द्रवीकरण बढ़ेगा, द्रवीकरण बढ़ेगा तो अणु पास पास आएंगे, अर्थात अणुओं के मध्य आकर्षण भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने बोला ए समानुपाती गैसों का द्रवीकरण समानुपाती अणुओं के मध्य आकर्षण। समझ में आ गई बात। वहीं पे बेटा मैं बी की बात करूं तो बी आपके गैसों के द्रवीकरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बेटा क्या है कि बी का मान बढ़ेगा तो गैसों का द्रवीकरण कम होगा, और गैसों का द्रवीकरण कम होगा मतलब अणु दूर दूर जाएंगे, क्योंकि बेटा बी किस पे निर्भर करता है, त्रिज्या पे। और जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी तो बेटा दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो गैसों का द्रवीकरण नहीं होगा, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसलिए बोला बी गैसों के द्रवीकरण के व्युत्क्रमानुपाती है, और अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है बेटा उसके भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। गैसों के द्रवीकरण के ए समानुपाती होता है, और द्रवीकरण होगा अर्थात अणुओं के मध्य क्या होगा बेटा, आकर्षण भी होगा। बी बेटा द्रवीकरण के व्युत्क्रमानुपाती है, अणुओं के मध्य आकर्षण के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। बोलो इतनी बात समझ में आती है क्या आपको, क्लियर है। तो बेटा ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जो हमारे को गैसों के द्रवीकरण से समझ में आए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी बता रहे हैं आपको जो आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं। उसके बाद बेटा अपन इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, इनकी बातें करें। ठीक है बेटा। तो बेटा इसके लिए अपन एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। तो बेटा एक बार इसको रफ कर रहा हूं, फिर आगे बात करते हैं। तो बेटा आपका स्टेज 1 में आ जाओ। स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, वांडरवाल नियतांक ए के मान दिए गए हैं कौन कौन सी गैसों के लिए, देखो O2, N2, NH3, CH4। बेटा इनके लिए हमारे पास वांडरवाल नियतांक ए के मान दिए गए हैं, कितने कितने दिए गए हैं, O2 के लिए 1.36, N2 के लिए 1.39, NH3 के लिए 4.17, CH4 के लिए 2.253। और आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी गैस को आसानी से द्रवीकृत किया जा सकता है। तो बेटा इसके लिए आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं गैसों का द्रवीकरण जो होता है वो आपका वांडरवाल नियतांक ए के समानुपाती होता है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी बता दिया। तो बेटा इसमें ए का मान सबसे ज्यादा किसमें है, NH3 में, मतलब आपका NH3 गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकती है। तो अपना आंसर क्या आएगा बेटा, NH3। समझ में आ गई बात, सिंपल सा है। आपको इन मानों से कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इन मानों का क्या करना है, मानों से अपन को कोई मतलब नहीं है बेटा। अपना सिंपल क्या है, जिस गैस के लिए वांडरवाल नियतांक ए का मान ज्यादा होगा वह गैस हमारी आसानी से द्रवीकृत हो सकती है। समझ में आती है बात बेटा।
इसके बाद बेटा ऐसा ही सेम क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 37 स्टेज 1 का ही देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, सामान्य क्वथनांक बिंदु का N2O2 NH3 और CH4 के लिए क्या क्रम होगा। तो बेटा इनके लिए हमारे को ए के मान दे रखे हैं, उस आधार पे अपन बेटा बात करेंगे कि कौन सी गैस के लिए सामान्य क्वथनांक का मान ज्यादा होगा। देखते हैं बेटा, वही N2 NH3 O2 CH4 चार गैस हैं बेटा आपके लिए, और चारों गैसेस के लिए बेटा हमारे पास ए के मान दे रखे हैं। क्या क्या है ए के, N2 के लिए 1.36, नहीं O2 का है 1.36, तो N2 का दे रखा है बेटा आपको 1.39, NH3 का दे रखा है 4.17 और CH4 का दे रखा है 2.253। तो बेटा हमसे पूछा है वांडरवाल नियतांक ए का किससे संबंध, क्वथनांक से। तो अभी बेटा आपको बताया है क्वथनांक जो होता है जिसे हम बीपी बोल रहे हैं वो समानुपाती होता है ए व बी के। तो यहाँ पे केवल ए की बात की है, बी की बात करता तो भी हम समानुपाती बताते, ए की बात करता तो भी समानुपाती बता रहे हैं। तो बेटा इस आधार पे सबसे कम किसका है, O2 का, O2 से ज्यादा किसका है, N2 का, N2 से ज्यादा किसका है, CH4 का, CH4 से ज्यादा किसका है, NH3 का। ये चार गैसें थी जिनके लिए हमारे को बीपी का क्रम बताया है। समझ में आ गई बात बेटा। तो इसका देखिए ऑप्शन O2 N2 CH4 NH3, तो आपका बेटा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 37 स्टेज 1 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सबसे कम बीपी O2 का, उससे ज्यादा N2, फिर CH4 और फिर बेटा आपका किसका है, NH3 का है। समझ में आ गई बात बेटा। इसके बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं क्या होगा, रफ करूं इसको दोनों को। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैसों का द्रवीकरण याद रखें, एक ही समानुपाती होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 वही स्टेज 1 में आपको बोला है NH3 गैस आसानी से N2 की तुलना में द्रवीकृत हो जाती है, जिसका क्या कारण है। तो बेटा इसका ऑप्शन 3 ज्यादा आएगा। NH3 के लिए जो होता है वो N2 से ज्यादा होता है, तथा B जो बात कर रहे हैं अपन NH3 के लिए जो होता है वो N2 से कम होता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, बेटा द्रवीकरण A के समानुपाती होता है, तो NH3 आसानी से द्रवीकृत हो रही है क्योंकि NH3 के लिए A का मान N2 से ज्यादा है, जबकि B बेटा द्रवीकरण के खिलाफ होती है, विपरीत क्रमानुपाती होती है। तो B NH3 का कम है, N2 का ज्यादा है। जिसका B कम वो ज्यादा द्रवीकृत होती है, जिसका A ज्यादा वो ज्यादा द्रवीकृत होती है। फिर भी आप बोलो कि सर इसका और क्या तरीका है, तो बेटा आपको मॉड्यूल में भी बता रखा है A और B के मान दे रखे हैं। बेटा पेज नंबर आप यदि आपसे अब बात करें तो बेटा पेज नंबर आप चेक कर सकते हो, आपके मॉड्यूल में 1.17 पेज पे बेटा N2 NH3 इनके लिए A और B के मान बता रखे हैं। तो क्या सर हमें मान याद रखने हैं, बेटा मान याद नहीं रखने हैं, आपको ट्रिक बता दी। द्रवीकरण के A समानुपाती होता है, B विपरीत क्रमानुपाती। तो दोनों गैसों में क्वेश्चन बोल रहा है NH3 का द्रवीकरण N2 से ज्यादा कब होगा, जब NH3 का A N2 से ज्यादा हो तथा B कम हो। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होना चाहिए। तो बेटा ये आपका स्टेज 2 का क्वेश्चन, स्टेज 1 के ही क्वेश्चन थे। इसके बाद बेटा अपन और द्रवीकरण से रिलेटेड बात करें तो बेटा द्रवीकरण के मेनली इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन थे जिनकी अपन ने बात की है। ऐसा ही बेटा एक क्वेश्चन स्टेज 4 में भी देख सकते हो, देखिएगा स्टेज 4 सेक्शन बी। स्टेज 4 सेक्शन बी का बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है।
आपको बोला है ए और बी क्लोरीन और एथेन के वान डेर वाल नियतांक बता रखे हैं। क्लोरीन गैस का द्रवीकरण एथेन से ज्यादा है। कब? तो बेटा हमको पता है क्लोरीन गैस का ए जो होगा आपका, यदि क्लोरीन का द्रवीकरण एथेन से ज्यादा है तो क्लोरीन गैस का ए एथेन के ए से ज्यादा होगा, सही बात है। और क्लोरीन गैस का बी एथेन के गैस के बी से कम होगा, क्योंकि क्लोरीन गैस का द्रवीकरण ज्यादा है तो ए का मान ज्यादा होगा और बी का मान कम होगा। तो बेटा इसमें देखो ऑप्शन नंबर बेटा आपका फोर्थ करेक्ट है। क्लोरीन गैस का ए एथेन से ज्यादा है जबकि क्लोरीन गैस का बी एथेन से कम है। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? तो इस तरीके से बेटा आप ये चेक कर सकते हो कि किसके अकॉर्डिंग हम द्रवीकरण की बात कर सकते हैं। तो बेटा आज अपन ने मेनली क्या क्या टॉपिक पढ़ा? हमने बेटा गैसों का द्रवीकरण पढ़ा जिसके मुख्य दो कारण है, ताप में कमी और दाब में वृद्धि। समझ में आ गई बात? दूसरा हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि द्रवीकरण अर्थात अणुओं के मध्य आकर्षण जैसे जैसे बढ़ेगा, अणु पास पास आएंगे तो गैसों का द्रवीकरण इजीली होगा, और जिस अणुओं के मध्य आकर्षण ज्यादा हो या ए का मान ज्यादा हो या दूरी कम हो तो वहां पे गैस आसानी से द्रवीकृत होगी। इसीलिए वान डेर वाल नियतांक ए गैसों के द्रवीकरण के समानुपाती है, गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण के क्या है बेटा? समानुपाती है। समझ में आ गई बात? जबकि वान डेर वाल नियतांक बी गैसों के द्रवीकरण के विरुद्ध होता है, अर्थात बी का मान बढ़ने से गैसों के अणुओं का साइज बढ़ता है, वो दूर दूर होते हैं, उनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है, आकर्षण कम होता है। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बेटा अपन क्या पढ़ेंगे? जिस पॉइंट पे गैसों का द्रवीकरण होता है उस बिंदु पे ताप को हम क्रांतिक ताप कहते हैं, दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं, आयतन को क्रांतिक आयतन बोला जाता है, जिसे क्रमशः टीसी, पीसी और वीसी से बताया जाता है। तो उनकी क्या परिभाषा है, उनके सूत्र क्या है, वो वान डेर वाल नियतांक ए और बी पे किस तरीके से निर्भर कर रहे हैं बेटा, इन सब चीजों की अपन बात करेंगे। तो बेटा अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में किन किन चीजों की परिभाषाओं की बात करेंगे? क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन, इनकी परिभाषा क्या है, इनका वान डेर वाल नियतांक ए और बी से क्या संबंध है, इसको चेक करेंगे। बेटा इनमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आता है, इनमें डायरेक्ट जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है वो गैसों के द्रवीकरण से पूछा है। तो अलग अलग गैसों के लिए आपको ए और बी के मान दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि इनको क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित करो या क्रांतिक ताप के क्रम में व्यवस्थित करो या गैसों के द्रवीकरण के क्रम में व्यवस्थित करो। तो चाहे गैसों का द्रवीकरण हो, चाहे आपका क्रांतिक ताप हो जो पढ़ेंगे, चाहे वान डेर वाल नियतांक हो, ये सभी हमारे ए के क्या होते हैं? समानुपाती। द्रवीकरण फिर से बोल रहा हूं, अर्थात अणु पास पास आएंगे तो दूरी घटेगी, आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आकर्षण होगा अणु एक दूसरे के पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो उन गैसों को द्रवीकृत बेटा आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा इससे रिलेटेड आप स्टेज 1, 2, 3, 4 में और क्वेश्चन देखना। 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी भी सिंपल से क्वेश्चन है जो डायरेक्ट इन टॉपिक से रिलेटेड है। बोलो समझ में आती है बात बेटा? पक्का? तो ये बातें बेटा हमने की है, बाकी की बातचीत अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं जिनमें अपन परिभाषाओं की बात करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।